नमस्कार दोस्तों कभी कभी ऐसे ऐसे लोगों को ज़रूर याद कर लेना चाहिए जिन लोगों की वजह से जीने को मन करता है। मुझे वो कतील शिफाई साहब का वो शेर याद आ जाता है कि कुछ और भी सांसें लेने पर मजबूर सा मैं हो जाता हूँ। कुछ और भी सांसें लेने पर मजबूर सा मैं हो जाता हूँ जब इतने बड़े जंगल में किसी इंसान की खुशबू आती है। तो मित्रों, ये बहुत ज़रूरी है कि हम कभी कभी ऐसे शख्सियतों को, ऐसे लोगों को ज़रूर याद करें जो भले ही महानायक ना या महानायिका ना कहे जा सकें, लेकिन उनकी ज़िंदगी के बहुत सारे ऐसे पहलू होते हैं जो हमें जीने के लिए प्रेरित करते हैं कि ज़िंदा रहो भाई, और जीना है तो जीने का सलीका ये होना चाहिए। दूसरी बात, उनकी ज़िंदगी से ये सबक मिलता है। मैं आज जिस एक महिला की बात मैं कर रहा हूँ, पिछले दिनों आपने शायद वक्त मिला कि नहीं मिला आपको, दूरदर्शन पे और अन्य चैनल्स पे राष्ट्रपति भवन की एक कवरेज आई थी जिसमें पद्म पुरस्कारों को वितरित किया गया था और पद्म पुरस्कार प्राप्त करने वालों को राष्ट्रपति भवन में एक विशेष समारोह में सम्मानित किया गया था। ये समारोह अपने आप में बहुत गरिमापूर्ण होता है। इसमें प्रधानमंत्री भी रहते हैं, उपराष्ट्रपति भी रहते हैं और अन्य जो गण्यमान्य हमारी जो प्रथम पंक्ति के नेता हैं वो सभी लोग मौजूद होते हैं। इन मौजूद लोगों के बीच में राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्वारा, देश के राष्ट्रपति द्वारा एक ऐसी महिला को भी सम्मानित किया गया जो नंगे पांव अपना सम्मान लेने के लिए आई, और उनको नमन देश के राष्ट्रपति ने भी किया, झुककर, सिर झुकाकर, और देश के प्रधानमंत्री ने भी उनको सिर झुकाकर नमन किया कि ऐसी शख्सियतें हमें जीने की वजह देती हैं, जीने का कारण देती हैं और जीने की प्रेरणा देती हैं। ये महिला है तुलसी गौड़ा, और तुलसी गौड़ा बिल्कुल अपने हस्ताक्षर करना उसने मुश्किल से सीखा है। वो कोई भाषा नहीं जानती, वो सिर्फ अपनी जो आदिवासी बोली है उसको तो जानती है। इसके अलावा उसको लिखना पढ़ना नहीं आता। वो कोई ना अखबार पढ़ सकती है ना पत्रिका पढ़ सकती है। सिर्फ दस्तखत करना उसको आ गया है, सिखा दिया गया है कि अंगूठा ना लगाए, और इस काम के लिए भी उसने विशेष रूप से प्रशिक्षण लिया। मित्रों, इस महिला ने, मैं इसे पाकीज़गी की हद कहूँगा और समर्पण की हद कहूँगा, किस महिला ने अपनी ज़िंदगी में 30,000 पौधे लगाए, और सिर्फ लगाए नहीं बल्कि उनकी पूरी की पूरी परवरिश अपने बच्चों की तरह से की। और इसी परवरिश के गवाह बने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के, वहाँ के कर्नाटक के जो फॉरेस्ट अधिकारी थे, जंगलात के महकमे के, वन विभाग के अधिकारी, उन सब ने गवाही दी कि ये जो कुछ भी है सच है। और 30,000 की गिनती के बाद हमने गिनना छोड़ दिया क्योंकि इस महिला ने अपना काम नहीं छोड़ा, इसने कर्म नहीं छोड़ा। मित्रों, छोटी उम्र में 2 साल की उम्र थी इसकी जब इसके पिता चले गए। माँ जंगल में फॉरेस्ट विभाग में ही एक क्लास 4 का काम करती रही, और उसी काम पे, क्लास 4 वाले काम पे ही तुलसी गौड़ा भी साथ में एडजस्ट कर ली गई कि घर का गुजारा कैसे चले। इसके लिए ज़रूरी है कि एक मज़दूर के तौर पे इसको भी साथ में लगा दिया जाए। तो मज़दूरी, और न्यूनतम मज़दूरी की कोई वो दरें नहीं होती, उसमें जो भी उस वक्त दर थी प्रिवेलिंग, जो वो दे सकते थे वो दे दिया। 2 साल की उम्र में बाप का साया उठा, और उसके बाद निरंतर मज़दूरी। पढ़ने का तो वक्त ही नहीं मिला। वक्त कहाँ से मिलता, घर में कोई ऐसा ना तो माहौल था और ना ही साधन थे। लेकिन उसकी पहचान पर्यावरण और पौधा संरक्षण के बारे में इतनी तीखी हो चुकी थी कि वो हर पौधे को पूरी तरह से जानती थी कि यह पौधा किस माहौल में पैदा होता है, इस पौधे की परवरिश किस ढंग से की जाती है, और इस पौधे को अगर इसके जो बीज हैं, जो पत्ते हैं, जो तना है और इसकी जड़ें जो हैं वो किस किस काम में आती हैं, इन सारी बातों का अनुभव उसके जहन में पूरी तरह से अंकित हो गया था।
और वो उनको बयान करती थी अधिकारियों के समक्ष। जब भी उसे पूछा जाता, सारी चीज़ें मानो टिप्स के ऊपर हैं, उसको पता होता था कि ये पौधे की ये इसका ये पहचान है पौधे की। जिस चीज़ को बहुत बहुत बोटानिकल गार्डन्स वाले, बोटानिकल विशेषज्ञ भी जिसकी पहचान नहीं कर पाते थे, तुलसी गौड़ा उसकी पहचान कर लेती थी। और मित्रों, अब इस औरत के बारे में क्या क्या बताऊं मैं आपको। इसको 70 साल की उम्र तक सेवा करने दी गई, इसको एक्सटेंशन मिलती रही। एक्सटेंशन इसलिए मिलती रही कि एक तो क्लास 4 है, इसने गजटेड तो बनना नहीं है। और ये अगर इतनी बड़ी संपत्ति है, संपदा है वन विभाग के लिए, तो इसको भी सुरक्षित रखना वन विभाग का काम है, जिम्मेदारी है, दायित्व है। और उसको तब तक काम करने की अनुमति दी गई जब तक वो काम कर सके। और वो थकी ही नहीं, निरंतर करती रही। और अब इतने बरस की, 80 बरस के आसपास उसकी उम्र है, क्योंकि सही उम्र का भी उसको अंदाज़ा नहीं है। और उससे एक पत्रकार ने अलग से साक्षात्कार लेते वक्त पूछा कि आपकी शादी हुई थी? तो कहने लगी हाँ हुई थी। कितनी उम्र में हुई थी? कहती पता नहीं। और फिर उसके आसपास के जो संबंधी थे उन्होंने बताया कि इसकी उम्र 10 या 11 साल की थी जब इसकी शादी माँ ने कर दी। बाप सिर पे नहीं था, और उस वक्त ये जो भी व्यक्ति मिल गया उससे शादी कर दी। और शादी उस व्यक्ति से की जिसकी उम्र पहले ही 45 साल के आसपास थी। तो एक प्रकार से ज़िंदगी किसी भी ढर्रे पर, किसी लीक पर इस बेचारी की चढ़ ही नहीं पाई। लेकिन इसी बीच में उसका जो समर्पण भाव था, और बाद में स्वाभाविक होता है कि पति की एक उम्र के बाद उसका भी निधन हो गया। और इसको कभी एहसास इस बात का ज़्यादा नहीं हुआ कि मैं विधवा हो गई। उसको सिर्फ इतना ही एहसास हुआ कि मुझे जो करना है वही कर्म मेरा वही है, और उसी कर्म में वो लगी रही। और उस कर्म में उसको ऐसा नहीं है, सम्मान तो मिले, बहुत सारे सम्मान मिले, ढेरों सम्मान मिले। और अक्सर उसके बारे में ये भी था कि जिस सम्मान के साथ कोई राशि होती थी, अक्सर राशि वो पौधों पे, उनके संरक्षण पे लगा देती थी। और अब जब देश का पद्म पुरस्कार उसको मिला है, तो उसके लिए तो बड़ा गर्व का लम्हा था। लेकिन उसने अपनी मौलिकता नहीं छोड़ी, और उसी तरह नंगे पाँव जैसे उसने ज़िंदगी जी, नंगे पाँव ही राष्ट्रपति भवन में गई। यद्यपि उस समय अगर प्रोटोकॉल अनुमति देते तो बहुत सारे लोग उसके पाँव को चूमने के लिए भी तैयार थे। शुक्रिया दोस्तों।